Today we'll be covering modern Indian history, and to every first time student, I welcome you all. And so we'll be we'll be going to remain several topics of modern India and be covering your doubts as well. With that, I start off the session. If you don't know me, I am Mohammad Dan Khan, currently the interim secretary of the History Society. I welcome you all again to this. Now, um, I'd request the person to start. Am I audible? Yes, you're audible. Please We will continue. cover your synopsis, your doubts synopsis wise. So the first topic we will be covering today is the Mughal successor states, which will be handled by Sophia Siddiqui. Sophia Siddiqui, over to you. Hello everyone, this is Sophia Siddiqui, your infame student coordinator. So I'll be covering the topic success state. So let's begin. And if you have any queries, you can after the uh, Sophia, so your voice is little buffering. wait, I'll try to retry. Better. Now, is it okay? Yes, better. Shall we start? The screen is visible? Yes. And okay. तो जब मुगल्स का डिक्लाइन होने लगा तो बहुत सारे स्टेट्स अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करने लगे थे तो जिसमें से हम पहले डिस्कस करेंगे हैदराबाद के बारे में तो हैदराबाद was founded by Nizam al-Mulk Asad Jah in 1724 वो बहुत लॉयल नोबल थे औरंगजेब के इरा के और उन्होंने सैयद ब्रदर्स को भी ओवरथ्रो किया था जिसके रिवॉर्ड में उन्हें डेक्कन दे दिया गया था डेक्कन का इंचार्ज बना दिया गया था वहाँ की सारी एडमिनिस्ट्रेशन उनके अंडर में थी सारा कंट्रोल उसके बाद 1720 से 1722 तक उन्होंने वहाँ पे कंसोलिडेशन किया पूरा उस एरिया में चेंजेस किए एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस किए टैक्सेशन में चेंजेस लाए डेक्कन के एंड and earlier he was also the wazir of Mughal empire उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन में ये चेंजेस लाए कि पहले वहाँ पे वो होते थे पदशाही मनसबदार होते थे मुगल्स के टाइम पे लेकिन जब निज़ाम आए तो इन्होंने असफिया मनसबदार कर दिए जो अब ये निज़ाम से अपॉइंट करते थे पहले पदशाही मनसबदार जो मुगल्स अपॉइंट करते थे वो होते थे जिसको इन्होंने रिप्लेस किया वो असफिया मनसबदार से ओके उसके बाद 1722 से 1724 तक ये मुगल के वजीर भी रहे मुगल एम्पायर में उनको बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी गई थी जैसे टैक्स कलेक्शन की मिलिट्री मेंटेनेंस की कैवलरी मेंटेनेंस की ये सब उसके बाद 1734 में असफ जाह ने मुबारिज खान को डिफीट किया था ठीक है और उसके बाद 1740 में वो नादिर शाह जो थे वो मोहम्मद शाह वो आए डेक्कन इन्होंने डेक्कन को कैप्चर करना चाहा तो उस वक्त असफ जहाँ वो जो थे वो दिल्ली में थे तो जब उन्हें पता चला तो ही वेन देयर बैक टू डेक्कन उसके बाद उन्होंने
उसके बाद उन्होंने उसके साथ मोहम्मद शाह के साथ थोड़ी उनकी जो भी फाइट वगैरह थी वो हुई, लेकिन उन लोग ने कभी भी अपने आप को ओपनली इंडिपेंडेंट नहीं बोला, लेकिन जो भी वो काम करते थे वो सारे काम वो इंडिपेंडेंटली करते थे। और वहाँ के जो कॉइन्स थे वहाँ पे अभी भी एम्परर का ही स्टैम्प था, और एम्परर का नाम ही वो खुदे में एम्परर का नाम ही खुदे में मेंशन करते थे। मतलब अभी भी उन लोगों ने अपने आप को ओपनली इंडिपेंडेंट नहीं किया था, बट सारे काम वो इंडिपेंडेंटली ही कर रहे थे। फिर 1748 में जो स्टेट था हैदराबाद का वो कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट हो गया, और उसके बाद असफ जा की डेथ के बाद 1748 में हैदराबाद कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट हो गया। उसके बाद उन्होंने जो ओल्ड जमींदारी सिस्टम था, उनका पुराना जमींदारी सिस्टम, उसको नए जागीरदारी सिस्टम से रिप्लेस किया। पहले जो टैक्सेस थे वो फिक्स थे जागीरदारी सिस्टम में, लेकिन उसके बाद इन्होंने जो चेंज किया वो ये किया कि अब वो जमीन के अकॉर्डिंग टैक्स कलेक्ट करते थे। मतलब जितनी बड़ी जमीन है उतना ही, ऐसा कोई फिक्स अमाउंट नहीं था। पहले ये था कि आपकी चाहे जमीन कितनी बड़ी हो, कितनी छोटी हो, प्लांटेशन हो ना हो, और उनसे उन्हें फर्क नहीं पड़ता था, टैक्स एक फिक्स था, उतना आपको देना ही है। और ऐसे इस टाइम पे इकोनॉमी भी बहुत ज्यादा इंक्रीज की थी। और जैसे कि मुगल्स ने भी पहले हमें पता है कि उन्होंने हिंदू मुस्लिम यूनिटी रखी थी, हम अकबर के कोर्ट में एग्जाम्पल देख सकते हैं। तो यहाँ पे भी इन लोगों ने हिंदू मुस्लिम यूनिटी मेंटेन कर रखी थी। जैसे कि एक एग्जांपल देने के लिए इन्होंने बताया था कि पूरन चंद जो थे वो इनके वजीर थे, इनके कोर्ट के वजीर थे। उसके बाद 1748 से 62 तक बॉर्डर्स जो थे वो सेटल कर दिए गए थे, क्लोज बॉर्डर्स बन गए थे, और जो भी काम हो रहा था वो डिस्ट्रिक्ट के कंट्रोल में था, दैट इज द निजाम। और उस ड्यूरेशन में इन लोगों ने मराठास को भी बहुत नेगोशिएट किया था, क्योंकि वो लोग हैदराबाद को कैप्चर करना चाह रहे थे। तो इन लोगों ने मराठा के खिलाफ बहुत ज्यादा वो नेगोशिएट किया था उन लोगों को। उसके बाद इनका खुद का एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी था, जिसका हेड जो था वो निजाम था। और उस काउंसिल बॉडी में उस काउंसिल में एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 7 बॉडीज थी, जैसे इनका फाइनेंस का, लॉज, एंड देन पॉलिटिकल अफेयर, पब्लिक वर्क, मिलिट्री, रेवेन्यू, ये सब ये उसके अंडर में आता था। जब असफ जा की डेथ हुई तो उसके बाद अली खान जो थे वो अब आगे लीड करने लगे 1762 से 1803 तक। और उसके बाद एक सिस्टम बन गया इनका पैटर्न क्लाइंट रिलेशनशिप, जिसका मतलब ये होता है कि हेरिडिटी सक्सेशन होने लगे अब वहाँ। देयर वाज अ हेरिडिटी सक्सेशन इन लोअर ऑफिसेज एज दे डू नॉट हैव टू आस्क एनी फर्दर सक्सेशन। वो अब हेरिडिटी सक्सेशन में तो ये होता है ना कि अगर ये मरा तो अब उसका बेटा आएगा, नेक्स्ट टू नेक्स्ट पास ऑन होता रहता है, उसी में दूसरों को नहीं दी जाती है। और उन्होंने टैक्सेशन में भी इम्प्रोवाइजेशन के, जैसे कि दे इंट्रोड्यूस इजारादारी सिस्टम। जिस इजारादारी का मतलब ये होता है कि जो टैक्सेस थे वो अब जमींदार कलेक्ट नहीं करेंगे, बल्कि अब उसका डायरेक्ट कंट्रोल था, स्टेट का डायरेक्ट कंट्रोल था टैक्स कलेक्शन पे। पहले जमींदार कलेक्ट करते थे, फिर वो स्टेट को देते थे। अभी लोगों ने मिड पर्सन हटा ही दिया, वो डायरेक्टली स्टेट कलेक्ट करता था। फिर 1762 से 1803 तक वो रहे थे निजाम अली खान, और बहुत सारी बैटल्स भी लड़ी थी उन्होंने मराठास के साथ, बहुत ज्यादा नेगोशिएट किया था उन्होंने उनको। उसके बाद उन्होंने जमींदार को सप्रेस किया उन लोग, और उन्होंने वो अलायंस बना लिया मराठा सरदार से, अपने एरिया को सेव करने के लिए इंटरनल और एक्सटर्नल डेंजर से। और फिर बीच में क्या हुआ, इनकी जो जंग थी वो हुई रोहिलाज और बंगश पठान से, जिसमें कि इन्होंने मराठास और जाट की हेल्प ली थी, जिसमें इन्होंने 25,000 पर डे मराठास को पे किया था एंड 15,000 पर डे जाट मिलिट्री को पे किया था। उसके बाद एक अग्रीमेंट बन गया बिटवीन द पेशवाज कि वो मुगल को हेल्प करेंगे। पेशवाज ने एक अग्रीमेंट बनाया इनके साथ, निजाम के साथ, कि वो अब मुगल्स को हेल्प करेंगे अगेंस्ट अहमद शाह। बट जो पेशवास थे उन्होंने 50 लाख रुपीज मांगे थे, और चौथ मांगी थी कहाँ की, पंजाब की, सिंध की, और नदर्न इंडिया की, और गवर्नरशिप मांगी थी आगरा और अजमेर की। लेकिन ये अग्रीमेंट
लेकिन ये एग्रीमेंट जो था वो फेल हो गया था। उसके बाद फिर जो उसके बाद क्या हुआ था, हाँ, और इनके यहाँ जो भी और रिलीजन का इन लोगों ने बताया कि इनके यहाँ जो भी हाईएस्ट पोस्ट होती थी वो मुस्लिम्स वो नॉन मुस्लिम्स को ही देते थे। उसके बाद सफदरजंग ने भी एक इक्वल पॉलिसी अपनाई थी जिसमें कि वो रिलीजन को नहीं देखते थे, कोई भी रिलीजन हो, जैसे हिंदू मुस्लिम यूनिटी बहुत थी तो हायर पोस्ट वो उनकी काबिलियत के हिसाब से उन्हें देते थे। जैसे कि हिंदूज के अंडर में भी थी इनके हाईएस्ट पोस्ट, जैसे कि महाराजा नवाब सिंह, इनको भी इन्होंने एक पोस्ट दी थी। तो ये थे लास्टली उन्होंने अहमद शाह से जंग लड़ी थी और उसके बाद फिर इंडिपेंडेंटली सब कुछ अपना करते थे। अब हम आ जाते हैं बंगाल पे। तो अगर हम बंगाल की बात करें तो बंगाल एक बहुत अच्छा सेंटर, बहुत बड़ा सेंट्रल पावर था हमारे लिए, और बहुत बड़ा सेंट्रल पावर था और इसकी वजह से इसका बहुत ज्यादा लोग एडवांटेज ले रहे थे। ठीक है, तो मुर्शिद कुली खान और अलीवर्दी खान ये दो बहुत फेमस हैं जिन्होंने बंगाल को वर्चुअली इंडिपेंडेंट बनाया था। मुर्शिद कुली खान ने 1770 में उनको गवर्नरशिप दी गई थी बंगाल की, और वो दीवान भी रह चुके थे मुगल एम्पायर के 1700 में। From that he was very powerful and effective ruler of Bengal. But जब उनको बंगाल की गवर्नरशिप मिली तो वो और ज्यादा पावरफुल हो गए और उन्होंने अपने एम्पायर को बहुत अच्छे से स्टैब्लिश किया। उस वक्त ना बहुत ज्यादा जब वो स्टैब्लिश कर रहे थे अपने एम्पायर को, तो उस वक्त ना बहुत ज्यादा जमींदार जो थे वो क्लेम करने लगे थे। बहुत ज्यादा मेजर अपराइजिंग्स वो थे, सीताराम रे, उदय नारायण एंड गुलाम मोहम्मद। डिफीट किया। उसके बाद जो जमींदारी थी इन्होंने अपने इनके एक बहुत खास थे राम जीवन, उनको सौंप दी। उसके बाद 1719 में इन्होंने उड़ीसा की टेरिटरीज को अपने अंडर में ले लिया और 1722 में मुर्शिद कुली खान की डेथ हो गई और उसके बाद जो नेक्स्ट सक्सेसर था वो उनका सन इन लॉ हो गया जो थे शुजाउद्दीन। इन्होंने 1739 तक रूल किया। उसके बाद जब इनकी डेथ हो गई तो फिर इनके बेटे को वो पोस्ट मिल गई। अब इनके और अली वर्दी खान जो थे उन्होंने इनको मार दिया था। एंड इन 1739 अली वर्दी खान क्राउन हिमसेल्फ, मतलब उन्होंने जानबूझ के उनको मारा था ताकि वो उन्हें क्राउन मिल जाए। ड्यूरिंग मुर्शिद कुली खान रेन जो इकोनॉमी थी वो बहुत ज्यादा फ्लरिश की थी और नए रिफॉर्म्स भी आ गए थे, जैसे कि जागीर लैंड्स के लोग खालसा लैंड्स में कन्वर्ट कर रहे थे, जिसमें कि जो इनका डायरेक्ट कंट्रोल जो था वो स्टेट के अंडर में आता। और वहाँ पे बहुत सारे रेवेन्यू फार्मर्स भी थे, तो वहाँ की उन्होंने रेवेन्यू इनकम में भी कुछ कुछ चेंजेस किए थे और एक हेल्पफुल एग्रीकल्चर लोन इन लोगों ने मतलब उस वक्त स्टैब्लिश किया था, कह सकते हैं, जो कि तकवी लोन्स थे। जो भी पुअर पेजेंट्स होते थे वो उनको तकवी लोन्स देते थे, जिसमें कि उनको इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं थी। तकवी लोन जो थे इसमें इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ता था, उनको सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट देना होता था। लेकिन जो जो प्रोसेस था वो बहुत ज्यादा ब्रूटल था। इसकी वजह से बहुत सारे जो पीजेंट्स थे उन्होंने स्टेट को छोड़ दिया। उसके बाद उसी टाइम पे देयर वाज आल्सो हिंदू मुस्लिम यूनिटी, यहाँ पे भी हिंदू मुस्लिम यूनिटी थी। हिंदूज को हाईएस्ट पोस्ट दिए जाते थे, लाइक द जमींदार और द महाराजाज वर मोस्टली हिंदूज, महाजन्स वर मोस्टली हिंदू, सॉरी महाजन्स। और जितने नवाब थे
उन लोगों ने अपने ट्रेड को फॉरेन तक एक्सटेंड किया हुआ था, एक्सपैंड किया हुआ था, और वो उन सब पे एक चेक रखते थे सेफ्टी के लिए, मर्चेंट्स की सेफ्टी के लिए। उन वहाँ पे उन लोगों ने जिस रास्ते से वो लोग जाते थे ट्रेड करने, वहाँ पे उन्होंने अपनी चौकीज और थानास बना रखे थे। और वहाँ वहाँ पे कुछ कस्टम ड्यूटीज थी, फॉरेन फॉरेन जो आते थे उनको उन चीजों पे इन लोगों ने कस्टम ड्यूटीज लगा रखी थी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने फिर क्या किया, वो कुछ एरियाज को फोर्टिफाई करना चाह रही थी, तो उन्होंने नवाब से बात करी, लेकिन जो नवाब थे उन लोगों ने उन लोगों की इस डिमांड को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन उस वक्त क्या था कि जो नवाब थे उनके पास स्ट्रॉन्ग आर्मी नहीं थी। जैसे मुर्शिद कुली खान के पीरियड में देवर ओनली 2000 कैवलरीज, यानी घुड़सवार वाले जो थे, एंड 400 इन्फेंट्रीज थी उनके पास, 4000 इन्फेंट्री, सॉरी। तो लैक ऑफ आर्मी की वजह से अली वर्दी खान को मतलब थोड़ा लॉस भी हुआ, और उन्होंने मराठास को उड़ीसा दे दिया है, क्योंकि वो बैटल हार गए थे उनके अगेंस्ट। आफ्टर अली वर्दी खान द नेक्स्ट सक्सेसर वाज सिराजुद्दीन, और उनके रेन में जो ब्रिटिश थे वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए थे। एंड फ्रॉम 1757 टू 62 there was a war between सिराजुद्दौला एंड द ब्रिटिश, इन विच सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच में वॉर हुई थी 1756 से 62 के बीच में, जिसमें कि सिराजुद्दौला जो थे वो डिफीट कर मतलब हार गए थे, और बंगाल जो था वो ब्रिटिशर्स ने अपने अंडर में ले लिया था। अब हम बात करते हैं अवध की। जो अवध था वो सादत खान बुरहानुल मुल्क जो थे, सादत खान बुरहानुल मुल्क इन्होंने फाउंड किया था, who was appointed as a governor of Awadh in 1722। और वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, बहुत इंटेलिजेंट थे, ठीक है। कुछ साल बाद वहां पे रेबिलियंस इमर्ज होने लगे, जमींदार जो थे बहुत ज्यादा रेबिलियस होने लगे। तो वो लोग टैक्सेस भी नहीं पे कर रहे थे, और उन लोगों ने अपनी खुद की, जो जमींदार से उन्होंने अपनी खुद की आर्मी बना ली थी, एंड अपने फोर्ट्स खड़े कर लिए थे, ठीक है। उसके बाद तो जो ये सादात खान थे, इन्होंने इन सबको सेपरेस किया और इन्हें हराया, लेकिन इन्हें ये नहीं कहा कि वो जगह छोड़ के चले जाएं। वो जो जमींदार थे उनसे ये नहीं कहा कि वो ये जगह छोड़ के चले जाएं उन्हें हराने के बाद, बल्कि उन्होंने कहा कि वो कुछ अमाउंट ऑफ टैक्स पे कर सकते हैं स्टेट को, और उन्हें थोड़ी सी जगह मिल जाएगी, और उन्हें उसके बदले में कुछ जगह दे दी जाएंगी रहने के लिए। उन्होंने रेवेन्यू सेटलमेंट्स भी किए थे 1723 में। उन्होंने इम्पोज्ड इक्वल लैंड रेवेन्यूज, वहां पे भी हिंदू मुस्लिम यूनिटी थी, जो कि हायर पोस्ट जो थी वो जैसे कि कमांडर्स की और हायर ऑफिशियल्स और चीफटेन्स की, वो इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन दी जाती थी। जो सादत खान की जो ट्रूप थी वो वेल ट्रेन ट्रूप थी, और वो वेल पेड एंड वेल आर्म थे, बिल्कुल अच्छे से ट्रेन किया हुआ था। इन्होंने मुगल एम्परर के अगेंस्ट लड़ाई लड़ी थी नादिर शाह से। नहीं, जो नादिर शाह थे मुगल एम्परर, इनके अगेंस्ट इन्होंने लड़ाई लड़ी थी, बट लेकिन फिर क्या किया गया था, सादत खान को कैदी बना लिया था इन लोगों ने, नादिर शाह ने। तो फिर इसने सादत खान ने एक प्लान बनाया कि वो नादिर शाह को ज्वाइन करेगा, and there he planned to join Nadir Shah to invade Delhi, but there was तो इन्होंने सोचा कि नादिर शाह के साथ मिलकर एक प्लान बनाते हैं दिल्ली को इन्वेड करने का, लेकिन नादिर शाह ने इनसे कितने मांगे, 20 करोड़ मांगे थे, जो कि वो नहीं दे पाए, एंड अगेन देन इन 1739 ही डाइड इन, वो खुद ही शायद मर गए, हाँ खुद मर गए थे। आफ्टर दैट जो अवध था वो कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट हो गया था इन 1739।
सफदरजंग अब जो इनके नेफ्यू थे अब वो नेक्स्ट सक्सेसर बन गए थे। ये वजीर बने थे 1748 में एंड वाज गिवन द प्रोविंस ऑफ इलाहाबाद। फिर 1753 में क्या हुआ, इनको फैजाबाद शिफ्ट कर दिया गया था और इनको वहां का हेड बना दिया गया था। फिर वहां पे बहुत साल तक रूल करने के बाद, फैजाबाद में बहुत साल तक जब इन्होंने, इनके नेफ्यू ने जब रूल किया, उसके कुछ टाइम बाद फिर 1754 में इनकी भी डेथ हो गई। वेट है। So sorry, there is some sort of confusion. सॉरी, लेकिन वो जो जमींदार वाला पार्ट था ना, सॉरी सॉरी सो सॉरी, लाइक वो जो चौथ एंड 125,000 टू मराठास एंड वो सब मैंने किस में बता दिया था, आई गेस इससे पहले वाले पार्ट में। तो वो इस पार्ट का है, सॉरी, वेरी सॉरी। तो उसके बाद इन्होंने जमींदार को भी बहुत ज्यादा सप्रेस किया, फिर इन्होंने मराठास के साथ अलायंस बना लिया था, जिसमें कि इन्होंने मराठास को वही 20 रोहिलास और बंगश पठान के साथ इनकी वॉर थी, जिसमें 25,000 इन्होंने मराठास को पे किए थे पर डे, 15,000 जाट मिलिट्री को पे किए थे और एक अग्रीमेंट बनाया अगेन अहमद शाह अब्दाली। लेकिन जो पेशवास थे उन्होंने 50 लाख मांगी थी और चौथ मांगी थी पंजाब की, सिंध की और नदर्न इंडिया की, और गवर्नरशिप मांगी थी आगरा और अजमेर की। लेकिन जो अग्रीमेंट था गया था, उसके बाद उन्होंने अपने एनिमी को प्रॉमिस किया था। हाँ, इन्होंने उसके बाद फिर सफदर जंग आ गए, उन्होंने भी सेम पॉलिसी यूज की, इक्वालिटी की, रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन, वो सबको पोस्ट वगैरह देते थे। ये था। वेरी सॉरी, दो टॉपिक्स मिक्स हो गए थे, सॉरी। एनी क्वेश्चंस? You can ask if you have any queries, any confusion. And एक मैं कंफ्यूजन क्लियर करी चुकी क्योंकि दो टॉपिक्स मिक्स हो गए थे, सॉरी, वेरी सॉरी। ये मराठास एंड बंगश पठान वाला ये बंगाल में था। I guess there's no more question. Hope they are clear with the topic. Thank you. So can we proceed to the next topic? Yes, please proceed to the next topic. Yeah. Alina? Yes. So, good evening, everyone. Many of you know me, but let me introduce first of all. I'm Alina Sarwar. I'm moderator of History Society. So today I'm covering the topic Maratha Empire. So many of you are having doubts in it, so I will give my best in it. So let's start. Just wait a second, one second.
clear to everyone? Is it clear to everyone now? Yes. Okay, thank you. So today we will start with Maratha Empire. Marathas ने जो like Mughals को आज तक we know Mughal is a very powerful empire, and it was the Marathas who defeated them. And like after Mughals, Maratha comes as the very very high and a powerful empire in India. And yeah, so I noticed one thing, I should speak in Hindi. हाँ, तो मराठा बहुत बड़ी पावरफुल एम्पायर थी जिन्होंने मुगल्स को डिफीट किया, बट उसमें वो काफ़ी जल्दी डिफीट कर सकते थे मराठास मुगल्स को, बट देयर कम्स समटाइम्स अ लैक ऑफ यूनिटी बिटवीन देम, उनके बीच में यूनिटी नहीं थी, तो इस वजह से वो लैक कर जाते थे। जैसे अगर हम स्टार्टिंग में ही अभी रूलर्स को देखेंगे तो वो मराठास अच्छे से कर रहे थे, उनको डिफीट कर रहे थे, बट देयर कम्स अ लैक ऑफ यूनिटी इन इट, तो फिर से मराठा मुगल्स आ जाते थे। सो वी विल फर्स्ट स्टार्ट विथ सम ऑफ द लाइक मेनली टॉपिक में हमारा अंडर पेशवा है, राइज ऑफ मराठा, बट फर्स्ट वी विल सी द स्टार्टिंग रूलर्स लाइक छत्रपतिस, and then we will start with the Peshwas. So first come the Chhatrapati Shivaji that ruled from 1670 to 80, who Alina, started the Maratha. Yes. There's some issue with the screen. I think so. It's not rotated. I have Yes. no idea why. Your screen is not rotated. Can you rotate in landscape mode? Rotate your screen. Landscape mode. Okay. Yeah. So yeah, so we are talking about Shivaji. तो उनकी जो guerrilla tactics थी, they are very famous about it. Then there comes a Sambhaji that he ruled from 1680 to 89, and he was like उन्होंने औरंगजेब के साथ बहुत ज़्यादा like friendship करना चाहा था, उनके वो वहाँ पर जाया करते थे औरंगजेब से मिलने, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। औरंगजेब was very clever और उन्होंने उसको ज़्यादा कंपनी नहीं दी। Then after that जो हमारे राजा राम आए, he ruled from 1689 to 1700, and in that only 1700 में राजा राम died, and after that उनके जो son थे शिवाजी सेकंड, तो he was only 2 years old at that time. So लेकिन जो रूल था कि उनकी जो वाइफ है वो रूल नहीं कर सकती, जो हमारी हेरिडिटी चली आ रही है तो उसमें बेटा ही रूल करेगा। सो इन ऑर्डर टू हैव रूलर नेम तो शिवाजी सेकंड का था, बट रूल कौन कर रही थी, उनकी वाइफ ताराबाई कर रही थी। लाइक ऑल द ऑर्डर्स जो सब लिए जा रहे थे वो ताराबाई के लिए जा रहे थे। सो ही रूल्ड फ्रॉम 1700 टू 1708। आफ्टर दैट लाइक अगर हम बात करें तो 1700 में जो है वो शाहू जी को जो था वो उन्होंने लाइक औरंगजेब ने उनको बंधक बना लिया था अपने उसमें, एंड उनके उसमें उसी टाइम पर 1707 में जो है वो शाहू जी रिलीज हो जाते हैं जब बहादुर शाह आते हैं। वी ऑल नो कि 1707 में औरंगजेब चले जाते हैं, डाइट, एंड शाहू जी बहादुर शाह जफर फर्स्ट आ जाते हैं, तो शाहू जी को बहादुर शाह जो है वो रिलीज कर देते हैं। तो इन दैट टाइम देयर इज अ फाइट बिटवीन द वाइफ ऑफ राजा राम दैट इज ताराबाई एंड शाहू जी के बीच में एक फाइट हो जाती है, एंड उसमें जो है वो शाहू जी एक लाइक तो उसमें जो है शाहू जी जीत जाते हैं। सो फ्रॉम 1708 जो है वो शाहू जी का रूल आ जाता है मराठा एम्पायर्स में, एंड इन दैट ओनली शाहू जी जो होते हैं वो काफ़ी मतलब एक कह जा रहा था कि छोटा मतलब ही इज ओनली जस्ट 19 years old एट दैट टाइम, तो उनके अंडर जो है देयर कम्स ही इज हैविंग अ रूल कि वो पेशवाशिप ले आते हैं, एंड एट दैट टाइम इन 1713 ही अपॉइंट्स द फर्स्ट पेशवा दैट इज आर बालाजी विश्वनाथ। सो पेशवा बालाजी विश्वनाथ जो है हमारे वो फर्स्ट पेशवा है मराठा एम्पायर में, एंड ही इज वेरी माय वॉइस इज नॉट क्लियर। Anisa, it's not clear. आई गेस अलीना तुम ना आराम आराम से बोलो, इसीलिए तुम्हारा थोड़ा बफर हो रहा है। आराम आराम से बोलो तो कवर हो जाएगा। Okay. So
रेवेन्यू उनका ऑफिशियल जो है वो उनका रेवेन्यू सिस्टम बहुत अच्छा होता है, तो वो ट्रिक्स लाते हैं और वो उनको मुगल्स के अंडर करना चाहते हैं उसके थ्रू। लाइक उन्होंने जो है वो डेक्कन में जो है वो उनको वो टैक्स लाते हैं, तो चौथ एंड स्वदेश मुखी, तो उसको वो इम्प्लीमेंट करते हैं मुगल्स के एरियाज में डेक्कन में, और उसके थ्रू वो उनको लाइक चौथ एंड स्वदेश मुखी जो होता है वो मराठा की रूल्स में आता है, तो इसकी वजह से वो इजीली उनके डेक्कन एरियाज से भी कंट्रोल कर लेते हैं मुगल के। तो उन्होंने वो ट्रिक्स बहुत मतलब बालाजी विश्वनाथ बहुत सारी ट्रिक्स के बाद के साथ आए थे, और उन्होंने उसके थ्रू काफ़ी जो है इंडिया का वो कैप्चर कर लिया था, मराठा के अंदर आ गया था उनकी ट्रिक्स की वजह से। और बट ही डाइड इन 1720। आफ्टर दैट जो उनके सॉन आते हैं बालाजी बाजीराव फर्स्ट, एंड हु इज़ अ वेरी ब्रिलियंट कमांडर। और उनकी जो है एंड ही इज जस्ट फेमस फॉर हिज गोरिल्ला टैक्टिक्स एंड विच वर जस्ट हैंडल्ड बाय शिवाजी सेकंड। शिवाजी सेकंड को भी गोरिल्ला टैक्टिक्स से ही माना जाता था, वो बहुत फेमस थे। एंड सेम विद दिस बालाजी बाजीराव फर्स्ट, उनकी भी गोरिल्ला टैक्टिक्स बहुत अच्छी थी। और उन्होंने अपने थ्रू कमांड एंड थ्रू एवरीथिंग उन्होंने काफ़ी एरिया जो है वो गुजरात, मालवा और बुंदेलखंड का कैप्चर कर लिया था। एंड उसके बाद जो है हमारे आते हैं बालाजी बाजीराव जो है उनके बेटे। बाजीराव फर्स्ट डाइड इन 1740, उन्होंने 20 ईयर्स तक रूल किया है। और उसके बाद बालाजी बाजीराव आ जाते हैं 1740, और वो रूल करते हैं 1740 to 61। वो 18 ईयर्स ओल्ड के होते हैं, जिनको हमें टाइटल नाना साहिब का भी नाम दिया है। और इन हिज पीरियड ओनली जो है शाहू जो है डाइड हो जाता है 1749 में, और जिसकी वजह से जो है वो पेशवा जो हेरिटेजशिप आ रही थी नाउ जो है ऑफिशियली पेशवास जो हो जाते हैं वो हेड हो जाते हैं मराठा एम्पायर का। नाउ ऑल द एडमिनिस्ट्रेशन एंड एवरीथिंग इज इन देयर हैंड्स, पेशवास के हाथ में आ जाती है सब। और इसमें जो है उन्होंने उड़ीसा, बंगाल, मैसूर सबको कंट्रोल में कर लेते हैं। एंड जो है वो बट और क्या होता है इसके बीच में लाइक बट मराठास जो है ना अपनी ट्रिक्स की वजह से वो बहुत अनफेमस हो जाते हैं कि वो हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं, बट इन द एंड जाके वो उनको गिव अप कर देते हैं। तो इसकी वजह से वो जो है उनकी साइड कोई होता ही नहीं है, लाइक ना जाट ना सिख्स पंजाब के, कोई उनकी साइड नहीं रहता। सो व्हेन वी टॉक अबाउट जब अहमद शाह अब्दाली आता है अफगानिस्तान का, वी आर टॉकिंग अबाउट लाइक बैटल ऑफ पानीपत, तो जब वो चाहते हैं कि हमारी साइड से और पावरफुल हो जाए, साइड्स आ जाए, तो नोबडी ट्रस्ट देम, और उनकी साइड कोई नहीं आता, सब गिव अप कर देते हैं। तो जिसकी वजह से वो अकेले रह जाते हैं। ओनली द वीक सपोर्ट आती है, इमादुल मुल्क उनको सपोर्ट करता है उस टाइम पर। एंड जिसकी वजह से वो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत दैट इज इन हैपन इन 1761, और वो हार जाते हैं। सो उसकी वजह से उनको लाइक इट इज वाज द फर्स्ट डिक्लाइन, मतलब अब तक उनको सारे फाइट्स में वो विन हो रहे थे, लेकिन ये उनकी फर्स्ट डिफीट होती है, और जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो जाता है मराठास को। एंड जिसकी वजह से बालाजी बाजीराव इसके एक सदमे में कह सकते हैं ही डाइड एंड इन 1761। और because of Maratha defeat at Panipat, there was a disaster. It was a disaster for them. They lost the cream of their army. उनकी आर्मी इतनी ज़्यादा लाइक 28,000 सोल्जर्स जो हैं वो डाई हो जाते हैं इस पीरियड ऑफ टाइम में। सो उनको एक पॉलिटिकल प्रेस्टीज भी मिल जाता है इस वजह से, बिकॉज पूरे इंडिया में सिर्फ मराठास होता है कि वो डिफीट उनके लिए बहुत मैटर करती है सबके लिए कि वो हार गए हैं, तो जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा होपलेस हो जाते हैं, वी कैन सी। एंड आफ्टर दैट जो है अब बालाजी बाजीराव डाइड इन 1761, तो उसके बाद जो है वो माधव राव आते हैं जो सिर्फ 17 ईयर्स ओल्ड के होते हैं। एंड उन्होंने वो उन्होंने जो वो हैंडल बहुत अच्छे से करते हैं अपनी पावर को, मतलब जिस तरह की सिचुएशन होती है मराठा की उस टाइम पर, बट वो उस सिचुएशन को भी बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं। लाइक वो फाइट करते हैं निज़ाम से, लाइक डिफीटेड, एंड उन्होंने वो उस टाइम पर डिफीट होना बहुत मुश्किल था। उन्होंने निज़ाम अली को डिफीट करा एंड कंपेल्ड हैदर अली ऑफ मैसूर टू पे ट्रिब्यूट, एंड ही डिजर्टेड द कंट्रोल ऑल्सो। बट आफ्टर दैट लेकिन कंजम्पशन की वजह से 1772 माधव राव जो है वो डाइड हो जाते हैं। एंड नाउ अब
एज आई फर्स्ट सेड कि उनमें लैक ऑफ यूनिटी बहुत ज़्यादा होती है इस पीरियड में, मराठा एम्पायर में। तो अब जब जैसे हम माधव राव जो है वो हैं, लेकिन उसके बाद जो होता है कि वो कौन सीट लेगा, तो नारायण राव और रघुनाथ राव। रघुनाथ राव इज द यंगर ब्रदर ऑफ बालाजी। तो उन उसमें और नारायण राव में बहुत बड़ी फाइट हो जाती है, जिसमें जो है वो नारायण राव जीत जाता है, बट रघुनाथ राव अपनी ट्रिक से उसको मार देता है। तो लाइक यू कैन से सी कि नारायण राव जो है वो सिर्फ 1 साल रूल करता है, एंड उसके बाद जो है रघुनाथ राव जो है आ जाता है सीट पर, एंड वो सिर्फ वो भी 1 साल ही रूल करता है, दैट इज फ्रॉम 1773 टू 1774। बट उसके वजह से लेकिन वो जो है ही वॉज सक्सीडेड बाय हिज पोस्टमस सन सवाई माधव राव, मतलब उसको वो निकाल देते हैं, एंड उसकी वजह से रघुनाथ राव के बाद भी सवाई माधव राव आ जाता है। बट रघुनाथ राव को अपनी ये जो है डिफीट वो बर्दाश्त नहीं होती है, ही इज़ नॉट हैप्पी विद दिस, एंड वो बहुत मराठा एम्पायर से बहुत मतलब वो अपनी एग्रेसिव पॉलिसीज अप्लाई करता है, जिसकी वजह से वो ब्रिटिश एम्पायर से, ब्रिटिश लाइक ईस्ट इंडिया कंपनी से अपने जो है वो फ्रेंडशिप बढ़ा लेता है, जिसकी वजह से हमारा फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हो जाता है। एंड फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हैपेंड इन द रेन ऑफ माधव राव ओनली, फ्रॉम 1774 टू 96 के पीरियड में ही होता है। अब लाइक अब इधर रघुनाथ राव भी अलग हो रहा था, देयर वाज अ कंप्लीट लैक ऑफ यूनिटी बिटवीन देम, एंड इसी पीरियड ऑफ टाइम में जो है हमारा जो है वो मराठास में जो है इंडिपेंडेंट स्टेट्स आ जाते हैं, लाइक सेमी इंडिपेंडेंट स्टेट्स इन नॉर्थ आ जाते हैं, लाइक गायकावाड़ एट बड़ौदा, भोसले एट नागपुर, होलकर एट इंदौर, सिंधिया एट ग्वालियर। ये 4 जो है इंडिपेंडेंट स्टेट्स बन जाते हैं। एंड ऑब्वियसली जब हमने पढ़ा है कि जब मुगल्स में भी स्टेट जब भी अब हमारे सक्सेसर स्टेट आते थे, जो सक्सेसर मुगल्स में भी यही हुआ था कि जब वो डिवाइड होने लगते हैं तभी वो लैक करने लगते हैं, एंड सेम हियर हैपेंस कि ये भी लोग भी डिवाइड होने लगे थे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी थी मराठा के अंदर इंटीरियर यूनिटी में। इंटीरियर जो था उनका एटमॉस्फेयर बहुत खराब होने लगा था। सो इनका अगर हम बात करें तो इसमें अमंग द मराठा रूलर्स दीज फोर्स इन द नॉर्थ, महाजी सिंधिया वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। He organized a powerful European style army consisting equally of Hindu and Muslim soldiers. उन्होंने दोबारा से एक आर्मी बनाई है जिसमें हिंदू मुस्लिम सोल्जर्स सब लोग आ रहे हैं। सो एंड विद द हेल्प ऑफ दिस उन्होंने फ्रेंच और पोर्तुगीज ऑफिसर्स से भी ज़्यादा अपनी दोस्ती बढ़ाई है, जिसकी वजह से वो अपनी उनकी टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। बिकॉज अब जो है अगर हम टाइम बात करें 1796 पीरियड ऑफ टाइम की, उस टाइम पे ब्रिटिश का इंडिया में इन्वेजन बहुत बढ़ता जा रहा था, सो इसकी वजह से। एंड उन्होंने जो है ही सिक्योर द अपॉइंटमेंट ऑफ पेशवा ऑन द एम्पर ड्यूटी, नायब मुनायब बनाते हैं, मतलब कंडीशन कि महाजी जो है वुड एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द पेशवा, तो महाजी को भी वो बहुत ज़्यादा प्ले करते हैं उनका रोल। Now, if we talk about Madhav Rao 1795 में he died, and he was succeeded by Baji Rao II, and he ruled from 1796 to 1818 तक वो रूल करते हैं। एंड उसमें जो है हमारे इनके पीरियड में बहुत सारे काम होते हैं, बिकॉज ब्रिटिश का इन्वेजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इसमें ही हमारा जो है सेकेंड मराठा वॉर होता है, दैट हैपन फ्रॉम 1803 टू 1805। थर्ड मराठा वॉर भी एंग्लो मराठा वॉर इसमें ही होता है, दैट इज फ्रॉम 1816 टू 19। एंड लाइक अदर मराठा स्टेट्स जो होते हैं वो सब्सिडरी स्टेट्स में हो जाते हैं। द हाउस ऑफ द पेशवा वाज एक्सटिंग्विश्ड। अब जो है लाइक मराठास का इन्वेजन जो है लाइक इतने ज़्यादा एंग्लो वॉर्स में वो हार जाते हैं, तो जिसकी वजह से मराठास जो है का इन्वेजन जो है वो बिल्कुल ख़राब हो जाता है। इंडिया में जो है ब्रिटिश स्टार्ट होने लगते हैं। एंड टू कंक्लूड दिस आई जस्ट वांट टू से कि मराठा के साथ ऐसा हुआ क्यों, बिकॉज वो सेम पॉलिसीज इम्प्लीमेंट कर रहे थे जो मुगल्स कर रहे थे। लाइक मुगल्स ने एम्पायर ने इस्टेब्लिश किया था वो मतलब ओवर लार्ज पार्ट्स ऑफ द कंट्री दैट कुड नॉट बी रियलाइज। उनका भी एम यही रहा कि हमें पूरे इंडिया पर रूल करना है, और मुगल्स का भी रूल यही था। तो दिस वॉज बेसिकली बिकॉज द मराठा एम्पायर रिप्रेजेंट द सेम डिकरेंट सोशल ऑर्डर एज द मुगल डिड, तो उन्होंने सोशल ऑर्डर को सेम रखा। एंड द मराठा चीफ्स वर जो मुगल नॉबल्स करते थे वही मराठा चीफ्स ने किया। एंड दे ऑल्सो इंट्रोड्यूस द सरंजमी सिस्टम, and so long as there exists a strong central authority and the need of mutual cooperation against a common enemy.
एंड उनकी जो लाइक उन्होंने अपनी इकोनॉमी पोजीशन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, उन्होंने ब्रिटिश इन्वेजन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, उनको बस ये लग रहा था कि हम अपना ही देखते रहें। उन्होंने ये नहीं कहा कि ब्रिटिशर्स कितनी अच्छी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आ रहे हैं, कितने अच्छे उससे आ रहे हैं, उन्होंने किसी पर ध्यान ही नहीं दिया। बस देयर मेन थिंग्स वर टू कैप्चर द प्लेसेस। तो इसकी वजह से उनको ही लैक हुआ कि ब्रिटिशर्स का इन्वेजन स्टार्ट हुआ। सो दैट्स इट कि मराठास की पॉलिसी सेम रही। अगर वो कुछ डिफरेंट मुगल से करते तो हो सकता था कि वो बहुत आगे, मतलब वो ब्रिटिशर्स को आने ही ना देते इंडिया में। एंड इफ वी थिंक कि मराठास, उन्होंने मुगल को डिस्ट्रॉय किया, बट अगर वो ब्रिटिशर्स को रोक देते तो और अच्छा रहता कि मुगल्स को तो उन्होंने डिस्ट्रॉय किया ही, बट दे स्टॉप द ब्रिटिशर्स टू। तो इट विल बी मोर गुड फॉर, मतलब मोर देन कम्स द रियल पावर ऑफ मराठास इफ दे स्टॉप द ब्रिटिशर्स। So thank you. If you have any queries, so you can ask me. But you have any doubt or any query, any question regarding it, you can ask me. If anyone has any doubts, please voice yourself. Otherwise, we shall continue next topic. Okay, yes, please continue. Yes, MD Abbas, you are unmuted. Please voice your opinion. Okay, let's continue to the topic. Next, I believe, is Carnatic Wars. Yes, thank you, Adnan. Sure, please continue. Hello, everyone. I am Aliza Akhtar. My voice is audible. Yes, ma'am. I'm the interim secretary of this club, and today I'll be discussing on the topic Carnatic Wars. कुछ भी अगर आपको डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, तो आप एंड में पूछ सकते हैं. प्लीज पे अटेंशन. थैंक यू सो मच. Slides visible? Yes, ma'am. ओके. तो कर्नाटिक वॉर्स, ये कर्नाटिक वॉर्स है क्या? कर्नाटिक बेसिकली साउथ इंडिया को के कोरोमंडल कोस्ट को उस वक्त बोला जाता था. ये हुआ 1746 से 1763 के. इंट्रोडक्शन. इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में हुआ था ये कर्नाटिक वॉर्स. अब थोड़ा बैकग्राउंड जान लेते हैं, इंग्लिश का भी और फ्रेंच का भी. इंग्लिश इंडिया में 1600 में आए. ठीक है. वो लोग कोरोमंडल कोस्ट उन लोगों को मिला. ये लोग जहांगीर के टाइम पे आए थे. यहाँ पे ये लोग बेसिकली ट्रेड करने आए थे बिकॉज इंडिया वाज वेरी रिच एट दैट टाइम. तो ये लोग कोरोमंडल कोस्ट में आके एस्टैब्लिश किया खुद को शुरुआत में. उसके बाद जो कोरोमंडल कोस्ट था वो विच लेटर वाज डेवलप्ड एज मद्रास प्रेसिडेंसी, जो जहां पे ब्रिटिश बेसिकली उन लोगों ने मद्रास में खुद को एस्टैब्लिश किया. तो 1668 में क्या होता है, ईस्ट इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी. एक्सक्यूज मी, किसी का माइक ऑन है. गेस If yeah. ओके. तो 1665 में क्या होता है, सबसे पहले इंडिया में पोर्चुगीज आए थे. तो 1665 में पोर्चुगीज की एक प्रिंसेस की शादी किसी इंग्लिश मैन से होती है, और पोर्चुगीज गोवा को, सॉरी मुंबई को इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एज अ डाउरी दे देते हैं. मतलब इंडिया की जमीन है और पोर्चुगीज इंग्लिश को दे रहे हैं. और एट द टाइम ऑफ कर्नाटिक वॉर्स, जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज हेडेड बाय रॉबर्ट क्लाइव. अब फ्रेंच पे आ जाता है. फ्रेंच अराइव्ड इन इंडिया इन 1664 आफ्टर 50 years ऑलमोस्ट. ये लोग सबसे पहले आए पौंडीचेरी में. वहां पे उन लोगों को लैंड्स मिल गए फ्रेंच पीपल को. फिर इन लोगों ने खुद को चंदेर नगर, विच इज
अ प्लेस नियर कोलकाता, वहां पे इन लोगों ने खुद को इस्टेब्लिश किया। और द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज हेडेड बाय डुप्लिक्स एट द टाइम ऑफ द कर्नाटिक वॉर। अब दोनों में सिमिलैरिटीज ये थी कि दोनों का विजन ये था कि वो अब ट्रेड से हटके पॉलिटिकल पावर गेन करे ओवर इंडियन टेरिटरीज, ठीक है। और क्योंकि जो एंग्लो इंग्लैंड और फ्रांस का राइवलरी पुराना था, तो ये रिफ्लेक्ट किया एंग्लो फ्रेंच वॉर्स इन इंडिया, ठीक है। तो जो ड्यूप्लिक्स था उसने एक स्ट्रैटेजी सोची। उसने सोचा कि अब ट्रेड को हटा के हम पॉलिटिकली इन्वॉल्व होना शुरू करें। तो उसने सोचा कि एक आइडिया उसे आया कि अगर जो लोकल अथॉरिटीज है, जो लोकल गवर्नमेंट है यहाँ की, वो अगर हमें अपने अपने प्रॉब्लम्स में इंटरवीन करने दे, तो हम आराम से यहाँ पे अपना पावर इस्टेब्लिश कर सकते हैं। और इंडियंस को उस वक्त पैट्रियटिज्म का कोई आइडिया नहीं था, बट उन लोगों को ये था कि बस हमें लैंड चाहिए। सो फर्स्ट कर्नाटिक वॉर 1746 से 1749 तक चला। इसका मेन रीजन ये था कि फ्रेंच और इंग्लिश मैन जो थे, जो फ्रांस और इंग्लैंड का जो मेन लैंड था, वो एक वॉर में पड़ गया, जो जिसका इश्यू था ऑस्ट्रियन सक्सेशन। इसकी वजह से डेक्कन में प्रॉक्सी वॉर हो गया। तो इसकी वजह से फिर जो फ्रेंच थे अंडर ड्यूप्लिक्स, दे कैप्चर्ड मद्रास। मद्रास वाज द लैंड ऑफ इंग्लिशमैन, राइट। पर इसके बाद फर्दर एक्सपेंशन वाज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ द टसल बिटवीन द नेवल ऑफिसर एंड द ड्यूप्लिक्स। ड्यूप्लिक्स जो था वो मद्रास के आगे भी कैप्चर करना चाहा, लेकिन जो नेवल ऑफिसर था इंग्लिशमैन का, वो ये होने नहीं दिया। खैर, फिर 1749 में फर्स्ट कर्नाटिक वॉर केम टू एन एंड आफ्टर नेगोशिएशंस, जिसमें ये था कि एक ट्रीटी थी, एक्स ला चैपेल। आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस दिस बिकॉज इट इज अ फ्रेंच वर्ड। तो ये एक ट्रीटी थी जो कि इंग्लैंड और फ्रेंच के बीच में हुई थी। इसके अंडर मद्रास वापस ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया और नॉर्थ अमेरिका वापस फ्रांस मेनलैंड को मिल गया। इट वाज द कॉलोनी ऑफ फ्रांस अगेन। सेकेंड कर्नाटिक वॉर, इट वाज बिटवीन 1749 टू 1754। अब जो असफ जाह थे, असफ जाह रिमेंबर हैदराबाद के निजामुल मुल्क असफ जाह, जिन्होंने हैदराबाद को एस्टैब्लिश किया था। ही डाइड इन 1748 विद द इश्यू ऑफ सक्सेशन, जिसके दो क्लेमेंट्स थे। पहले थे नासिर जंग, दूसरे थे मुजफ्फर जंग। नासिर जंग जो थे वो असफ जाह के बेटे थे, और मुजफ्फर जंग जो थे वो असफ जाह के पोते थे। और नासिर जंग वाज सपोर्टेड बाय इंग्लिशमैन एंड मुजफ्फर जंग वाज सपोर्टेड बाय फ्रेंच। तो अब ये हुआ डेक्कन में कि 1749 में चंदा साहेब जो थे वो आरकोट के गवर्नर थे, जो कि which who was replaced by Anwaruddin Khan, but in the battle of Ambur with the help of French supports kill Anwaruddin Khan. अब चंदा साहेब और फ्रेंच और मुजफ्फर जंग, इन तीनों ने मिलके एक ट्रीटी बनाई, और उस ट्रीटी के हिसाब मतलब दे वेर एन अलायंस बेसिकली, ठीक है। उसके हिसाब से अब उन्होंने अनवरुद्दीन खान को मार दिया इन द बैटल ऑफ अंबर, ठीक है। उसके बाद 1750 में नासिर जंग इज ऑल्सो किल्ड। अब नासिर जंग का कत्ल हो गया तो ऑब्वियसली मुजफ्फर जंग विल ऑटोमेटिकली कम टू पावर। वो आ गया, वो थ्रोन उसको मिल गया। वो फिर उसको मुजफ्फर जंग को 1751 में आफ्टर 1 ईयर, 1 साल को उसको गद्दी नसीब हुई। 1 साल बाद इंग्लिशमैन उसे मुजफ्फर जंग को भी मार दिया, ठीक है। फिर 1753 में जो फ्रेंच थे वो सलाबत जंग को अपॉइंट कर दिए। अब सलाबत जंग असफ जाह का बेटा था, ठीक है। फ्रेंच ने सलाबत जंग को अपॉइंट कर दिया निजाम। अब बदले में सलाबत जंग को तो फ्रेंच को कुछ देना पड़ेगा ना, तो उन्होंने नॉर्दर्न सिरकाज दे दिया फ्रेंच को। मीनवाइल आरकोट में क्या हुआ, जो ब्रिटिश थे, सॉरी
Could you repeat your query? Okay, Anisa, please continue. I didn't hear the question. What was the Salabat question? Jung. Oh, Salabat Jung was the son of Asaf Jah I. मुजफ्फर जंग का अंकल था वो. ओके. Okay, thank you. मीनवाइल आरकोट में क्या हुआ, ब्रिटिश जो थे वो मोहम्मद अली को सपोर्ट कर रहे थे. अब मोहम्मद अली अनवारुद्दीन खान, रिमेंबर अनवारुद्दीन खान, उसका बेटा था. ठीक है, तो ब्रिटिश उन्हें सपोर्ट कर रहे थे. 1751 में क्या हुआ, आरकोट वाज अटैक्ड एंड सीज्ड अंडर रॉबर्ट क्लाइव फॉर 53 डेज. ब्रिटिश ने अटैक कर दिया आरकोट पे और उसको अंदर उसको घेराबंदी कर दिया 53 डेज के लिए. 1752 में क्या हुआ, फिर चंदा साहिब वाज किल्ड. चंदा साहिब वाज द एलाई ऑफ फ्रेंच, राइट. अब वो किल हो गए तो मतलब चंदा साहिब का क्योंकि कत्ल हो गया तो अब फ्रेंच भी थोड़ी वीक पड़ गई क्योंकि मुजफ्फर जंग का भी उधर इन्होंने मार दिया था इंग्लिश वालों ने. तो 1753 में आफ्टर द ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी नेगोशिएशंस हुए. ठीक है, और ये हुआ कि जो भी जिसके पोजीशंस थे वो उनको मिल गया. जो भी जिस पहले से जिस लैंड का ओनर था वो उसे मिल गया. तो आरकोट वाज अंडर द इंग्लिश एंड डेक्कन वाज अंडर द फ्रेंच. ये था सेकंड कर्नाटिक वॉर. अब थर्ड कर्नाटिक वॉर ये हुआ 1756 से 1763 के अंदर, जब यूरोप में ऑस्ट्रिया वांटेड टू रिकवर सिलेसा इन 1756. तो 7 इयर्स वॉर ब्रोक हो गया यूरोप में बिटवीन द मेन लैंड्स इंग्लैंड एंड फ्रांस. तो प्रॉक्सी वॉर स्टार्टेड इन द डेक्कन बिकॉज ऑब्वियसली फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों इंडिया में एस्टैब्लिश थी. अब 1758 में क्या होता है, फ्रेंच आर्मी अंडर डी लैली, वो फ्रेंच जनरल कमांडर थे. ठीक है, थर्ड कर्नाटिक वॉर के टाइम पे डी लैली वाज द फ्रेंच कमांडर. इन्होंने मद्रास को कैप्चर किया बट दे वर अनसक्सेसफुल. वो कर नहीं पाए मद्रास को कैप्चर. ठीक है, फिर उसके बाद 1760 में बैटल ऑफ वैंडी वॉश हुआ जिसमें फ्रेंच कमांडर थे डी लैली और इंग्लिश कमांडर थे सर आयर कूट. तो जिस बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश का रिजल्ट ये हुआ कि फ्रेंच जो थे वो बैटल लूज कर जाते हैं क्योंकि इंग्लिश वाज रियली वेरी पावरफुल. उस टाइम तक काफी पावरफुल हो गए थे. अब 1761 में क्या हुआ, ट्रीटी ऑफ पीस ऑफ पेरिस. 1761 में हुआ कि पौंडीचेरी वाज अटैक्ड बाय इंग्लिश. इंग्लिश जो थे वो पौंडीचेरी अटैक किया उन्होंने और पौंडीचेरी फ्रेंच का लैंड था. तो फिर उसके बाद ट्रीटी ऑफ पेरिस हुआ 1763 में जिसके अंडर पौंडीचेरी और चंदेल नगर दोनों फ्रांस को मिल गया. मगर अब वो लोग वहां पे पॉलिटिकली एक्टिव नहीं हो सकते थे, बस वहां पे वो लोग ट्रेडिंग एक्टिविटीज कर सकते थे. 1766 में क्या हुआ, जो नदन सिरकास थे जो सॉरी सलाबत जंग ने फ्रेंच को दिया था वो अब इंग्लिश को चला गया, जो नदन सिरकास थे. ठीक है, और जो डी लैली था वो 1761 में ही वाज इम्प्रिजन्ड एंड वाज सेंट टू इंग्लैंड. तो बेसिकली थर्ड मतलब इन कर्नाटिक वॉर का कॉन्सिक्वेंसेस ये हुआ कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अब खुद को इंडिया में स्टैब्लिश कर दिया और दे वर द स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेडिंग कंपनी इन इंडिया. फ्रांस अब वापस से थोड़ी सी जगह पे चला गया और वो भी अपने ट्रेडिंग पर्पसेस ही कर सकता था. तो दिस वाज इट. एनी क्वेरीज?
Any queries? Any questions? Any feedbacks? Yeah, I think so. We should continue. There are no other feedbacks, I guess. Uh, तो आज हमने 3 टॉपिक्स कवर कर लिए. फर्स्ट वाज द मुगल सक्सेशन स्टेट्स, सेकंड वाज द राइज ऑफ मराठास और तीसरा द कर्नाटिक वॉर्स. बाकी हम इंशाल्लाह परसों करेंगे. किसी को कुछ कहना है? एनीवन? Anyone, if any feedbacks, we highly appreciate it. And हम लोग ये जो सिलसिला है ये परसों कंटिन्यू करेंगे, चलता रहेगा ये. और क्या कहते हैं, कोई फीडबैक है तो आप प्लीज़ शेयर करिए, ग्रुप में डालिए. आपको रिक्वेस्ट करते हैं और प्लीज़ आपका वैल्यूएबल फीडबैक हम लोग हमेशा अप्रिशिएट करेंगे. थैंक यू. गाइस बी एक्टिव, है ना? बात करो, आप हमसे ही बात करो. वी आर नॉट टीचर्स. हम बिल्कुल नहीं डांटेंगे क्योंकि बिल्कुल. हम बस 1 साल सीनियर हैं आपसे, आप लोगों से. तो यार थोड़ा क्वेश्चंस पूछो या फिर कुछ भी इंटरैक्ट करो. एनीथिंग. यस, नो, नथिंग. तो आई गेस बहुत सीधा बन चाहिए. ओके एवरीवन, थैंक यू फॉर जॉइनिंग इन. आपका हमें बहुत अच्छा लगा आप लोग ज्वाइन किया और प्लीज कंटिन्यू करेगा. थैंक यू. गुड बाय. आवाज नहीं आ रही है. ये सिफरा. अगर आप लोग को जेन्युइनली बहुत अच्छा लगा तो प्लीज अपना वैल्यूएबल फीडबैक देगा ग्रुप पे. हम लोग हर फीडबैक को बहुत अप्रिशिएट करते हैं और आप लोग का फीडबैक से हम लोग पता चल रहा है कि हम लोग कहाँ पर इम्प्रूव कर सकते हैं और कहाँ का आप लोग को बेटर लगा. तो थैंक यू फॉर एवरीवन फॉर जॉइनिंग इन. गुड बाय. फर्स्ट ईयर में लीव, सेकेंड ईयर थैंक यू सो रुक मच. जाना, कुछ बात करनी. बिलाल, अलीना, अदनान. फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स प्लीज लीव. आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप क्लासेस please leave. ऐसे